नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज भारत के बच्चों के लिए सिंगापुर वाले रेड अलर्ट का विश्लेषण करेंगे। भारत के करोड़ों मासूम बच्चों पर कोविड का बड़ा खतरा है। कर्नाटक में तो बच्चों के संक्रमित और बीमार होने के मामले सामने भी आने लगे हैं। जब देश के तमाम नेता सियासत के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर उलझे हुए हैं, उस वक्त असली खतरे से फोकस हट गया है। सिंगापुर में जो स्ट्रेन बच्चों को संक्रमित कर रहा है, वो भारत में फैले वायरस के वेरिएंट का ही एक रूप है और वहां के स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों पर इसके असर की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए। सवाल यह है कि हम तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की क्या तैयारी कर रहे हैं। सियासत की टूल किट पर तो सबका ध्यान है, लेकिन बच्चों को बचाने वाली टूल किट कहां है? एक तरफ मौत का दर्द है, दूसरी तरफ सियासत का सिंगापुर स्ट्रेन है। 24 घंटों में भारत में कोविड से हुई मौतों का जो आंकड़ा आया है, उसने डराया है, मन को दुखी किया है। भारत ने एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का डरावना रिकॉर्ड बनाया है। जरा सोचिए, एक ही दिन में हजारों परिवार उजड़ गए और ऐसा न जाने कितने दिनों से हो रहा है। मौत सिर्फ एक शब्द या नंबर नहीं है, हर मौत अपने पीछे परिवार के लिए भीषण दर्द छोड़ रही। गांव में हालात विस्फोटक हैं। परिस्थिति जैसे बताई जा रही है, उससे कहीं ज्यादा खराब है। मैंने खुद गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान यह महसूस किया। कोरोना से मौतों के बीच सिस्टम और संवेदनाओं का अस्थि विसर्जन हो गया है। मरीजों के लिए न जीते जी इलाज उपलब्ध है, न मौत के बाद सम्मान। आज हमारी रिपोर्ट में आप गांव में हो रही मौतों के बेहिसाब आंकड़े और दर्द भरी हकीकत साक्षात देख पाएंगे। और आज आपको सेना प्रमुख का कोविड केयर इंटरव्यू दिखाएंगे। इस वक्त भारतीय सेना कोरोना को हराने के लिए देश में 40 जगहों पर स्थानीय प्रशासन की मदद कर रही है। इस मिशन को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज तक से खास बातचीत की है। खबरदार में आज उन्हीं से सुनिएगा कि भारत के वीर इस आपातकाल में क्या योगदान दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिंगापुर के नाम पर बड़ा विवाद और खूब राजनीति हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में सिंगापुर का नाम लेकर कहा था कि वहां कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, ये तीसरी लहर बन सकती है, इसीलिए सिंगापुर से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक देना चाहिए। सिंगापुर ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जता दी। ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? सिंगापुर स्ट्रेन क्यों कहा गया? विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास यह सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री ने कह दिया कि दिल्ली के सीएम का बयान भारत का बयान नहीं है। लेकिन इस विवाद के बीच हम ये भूल रहे हैं कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा बच्चों को संक्रमण से बचाने का है। ये राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया से ही नहीं, देश से भी बच्चों पर अलर्ट रहने वाली खबरें और आंकड़े आ रहे हैं। बच्चों के लिए घातक कोरोना वेरिएंट भारत में किस रास्ते से आएगा, इस पर किसी देश का नाम क्या लेना, क्योंकि सिंगापुर ने जिस वेरिएंट को वहां के बच्चों के लिए घातक बताया और जिस वेरिएंट पर ऐसा विवाद हुआ कि राजनीति और कूटनीति में कोई फर्क नहीं रह गया, वो वेरिएंट कहीं और का नहीं, कोरोना का वही वेरिएंट है जिसने दूसरी लहर में भारत में तबाही मचाई है। लेकिन बात न इस राजनीति की है, न इस कूटनीति की है, बात बच्चों को नए खतरे से बचाने की नीति की है, क्योंकि देश में ही इस पर चिंताजनक खबरें आ रही हैं। कर्नाटक में दूसरी लहर में ही बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। पिछले साल मार्च से सितंबर के बीच पहली लहर जब पीक पर थी, तो 10 साल तक की उम्र के बच्चों में संक्रमण के 19,378 केस आए थे और 11 से 20 साल के एज ग्रुप में 41,895 केस आए थे। लेकिन दूसरी लहर में 1 मार्च से 16 मई तक अकेले बेंगलुरु में 19,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। Reason why the number of cases is more in pediatric is because when compared to last year, the infectivity is much higher. Why the pediatric age group they are less susceptible to COVID is their innate immunity is much more higher, and also the second one is there is a recurrent infection, viral infection. Because of that, the immunity is much more better. The main reason being irresponsible behavior of the adults who are getting exposed, and these adults coming to the home and the children are getting exposed. Second important point is the variant of the coronavirus. So what we can do to prevent this one? Main thing is the responsible behavior of the adults and to teach the kids of proper hygiene and good hygiene and maintain social distancing, appropriate usage of mask and all. यानी जब बच्चे दूसरी लहर में ही
संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, तो तीसरी लहर के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये बच्चों के लिए कितनी घातक होगी। Virus has mutated. It is affecting younger and younger population, including younger adult, younger pediatric patients. In some of the patients, they are getting complicated, but most of the patients do have much more symptoms as compared to the last year. हालांकि अभी तक ऐसे पक्के आंकड़े या सबूत नहीं है कि भारत में दूसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हुई है या उनमें मृत्यु दर ज्यादा हुई है। लेकिन ये बात सरकार के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि दूसरी लहर में जितना बड़ों पर असर हुआ है, उतना ही बच्चे भी संक्रमण का शिकार हुए हैं। इसीलिए ये चिंता की बात है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बच्चों में संक्रमण के काफी मामले आए हैं। ये खतरे की घंटी है और इसीलिए बिना देर किए बच्चों को बचाने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। दिल्ली ने बच्चों के लिए अलग कोविड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इससे पहले महाराष्ट्र भी ये ऐलान कर चुका है। ओडिशा में भी बच्चों के मामले देखने के लिए नई कमेटी बनाई गई। यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्य भी तैयारी कर रहे हैं। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पर राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आने वाले वक्त में बच्चों पर संक्रमण का खतरा कितना बड़ा होगा, ये वायरस की म्यूटेशन पर भी निर्भर करता है। लेकिन इस खतरे को कम से कम कैसे किया जा सकता है, इसमें हेल्थ सिस्टम की तैयारी और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि खतरा बिल्कुल करीब है और दुनिया के दूसरे देश तो बच्चे के वैक्सीनेशन के बड़े कदम उठा चुके हैं, जबकि हम सियासी लड़ाई में ही अटके हैं। अब हम बात जब तीसरी लहर की कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त ये देखना कि बच्चों के लिए कितनी तेजी से भारत एक वैक्सीन बना सकता है। क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें या फिर यूरोपियन नेशंस की बात करें, वहां पर बच्चों को वैक्सीन देने का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। इसलिए राजनीति छोड़कर हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस वक्त ये सोचना बहुत जरूरी है। बेंगलुरु से नागार्जुन और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि राजनीति के साथ साथ इस बात को भी देखना होगा क्या ऐसे समय में गैर जिम्मेदाराना कूटनीतिक बयान दिए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पर सिर्फ देश में सभी राजनेताओं को सहयोग नहीं करना है, बल्कि सभी देशों को एक साथ सहयोग करना है। बहरहाल हम इस बड़े खतरे की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि बात बच्चों की सुरक्षा की है। दूसरी लहर में जिस तरह से सरकारें फेल हुई, वो इस बार भी हुआ तो और बड़ी तबाही आ सकती है। पहले से तैयारी इसीलिए जरूरी है। दुनिया भर में बच्चों को लेकर चिंता हो रही है और भारत में जरूरत है कि तैयारियां हो। कोरोना के नए वेरिएंट्स बच्चों के लिए बड़ा खतरा कैसे बन गए हैं, ये हम आपको बताते हैं। क्या कोरोना का अगला वार बच्चों पर होगा? और अगर ऐसा हुआ तो बच्चों को कैसे बचाएंगे? पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया में अलर्ट है और बच्चों को लेकर डर है। इसी डर से सिंगापुर में प्राइमरी से लेकर जूनियर तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए और बच्चों को भी टीका लगाने के प्लान पर काम शुरू हो गया। ऐसा सिंगापुर ने इसलिए किया क्योंकि उसे आशंका है कि कोरोना के नए वेरिएंट, खास तौर पर B1617 जैसा वेरिएंट जो भारत में सबसे पहले मिला, वो बच्चों को भी शिकार बना रहा है। सिंगापुर के मुताबिक कोरोना के ऐसे नए वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं और इसकी चपेट में अब बच्चे भी आ रहे हैं। इसीलिए इस पर सबको सावधान करना जरूरी है। I did speak with him before coming to this press conference. He did mention that it would appear the B1617 strain appears to affect children more. So you'll notice that for schools, the response has been different compared to, say, last year.
So once we detect infection, but outside of school, MOE has been very fast actually to put the school on home-based learning for next few days and test the entire school. वैसे तो ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है जिससे बताया जाए कि कोरोना के नए वेरिएंट से सिंगापुर में कितने बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन वहां पर इसको लेकर बड़ी चिंता है, क्योंकि सिंगापुर में पिछले साल सितंबर के बाद पहली बार अचानक एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस आने लगे। कई बच्चे संक्रमण का शिकार हुए। इसी वजह से सिंगापुर ने 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे दी, और ऐसा करने वाला वो एशिया का पहला देश बना। लेकिन बात किसी एक देश की नहीं है, बात बच्चों की है, और बच्चों को लेकर अलर्ट हो जाने की है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट पर अगर कोई सावधान कर रहा है तो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कोरोना वायरस के जिस B1617 जैसे वेरिएंट पर सिंगापुर ने बात की है, इसे वहां के बच्चों के लिए ज्यादा संक्रामक बताया गया। उस B1617 वेरिएंट के बारे में माना जाता है कि भारत में तबाही लेकर आई दूसरी लहर में तेज संक्रमण का सबसे बड़ा कारण यही वेरिएंट है। इस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी दुनिया के लिए चिंता बता चुका है, और ये 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। अब ऐसे वेरिएंट और इसके नए म्यूटेशन से बच्चों को खतरा क्यों बताया जा रहा है, इसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अब तक यही माना जाता था कि कोरोना का असर बच्चों में कम होता है। इसमें पहली बात तो साफ साफ समझ आती है कि बच्चों के मुकाबले वयस्क घर से ज्यादा निकलते हैं, उनका ज्यादा घूमना फिरना होता है, इसीलिए बच्चों के मुकाबले वयस्क कोरोना के चपेट में ज्यादा आते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कम उम्र के बच्चों में ACE2 रिसेप्टर कम होते हैं, जिन्हें वायरस के शरीर में जाने का दरवाजा कहा जाता है। इन्हीं के जरिए वायरस की सतह पर दिखने वाला स्पाइक प्रोटीन शरीर में जाकर चिपकता है, जिससे संक्रमण फैलता है। लेकिन बच्चों में ACE2 रिसेप्टर कम होने से वायरस कम मात्रा में पहुंचता है या फिर नहीं भी पहुंचता है, इसीलिए बच्चों पर वायरस का असर कम दिखता है। लेकिन आशंका इस बात की है कि बच्चों का नेचुरल सुरक्षा कवच कोरोना का नया वेरिएंट ध्वस्त कर सकता है, और इसी की वजह से बच्चों में संक्रमण का खतरा अब ज्यादा बताया जा रहा है। तो जैसे ये पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे तो छोटों बच्चों में स्ट्रेन होने की शक्यता आ सकती है, वो नॉर्मल कोविड की, और बच्चों में खुद की प्रतिकार शक्ति रहती है। ये वेव में भी सिर्फ 3% महाराष्ट्र में बच्चों में बिलो 10 ईयर्स को कोविड हुआ था, पहले वेव में 1% हुआ था। तो ये वेव में नंबर ज्यादा होने के कारण ये नंबर ज्यादा है, तो इसलिए ये भी जताना और डराना कि तीसरे वेव में बच्चों में हो सकता है, उसके ऊपर ठोस सबूत कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तैयारी करेंगे, क्योंकि सपोज कोई ऐसी तीसरी लहर में ये पॉपुलेशन में आता है तो हमको कॉट ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा बहुत मुमकिन है कि कोरोना ने नए रूप से खुद को ऐसा बदला है कि वो आसानी से शरीर के अंदर प्रवेश करके और कोशिकाओं में चिपककर संक्रमण फैला सकता है। कोरोना के पहले के रूप के मुकाबले B1617 जैसे वेरिएंट ACE2 रिसेप्टर से कहीं ज्यादा ताकत से चिपकते हैं, और इसीलिए अब बच्चे भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। अभी जो न्यू स्ट्रेन आया है वो अप टू 50% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट कर चुका है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम स्ट्रेन बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। मगर अगर आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट वेव से, सेकेंड वेव में बच्चों को ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो थर्ड वेव की बात हो रही है उसमें बच्चों का अफेक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फर्स्ट वेव में हमने देखा है कि बुजुर्गों को मोर देन 65 इयर्स अबोव लोगों को बहुत ज़्यादा सिम्टम थे। सिमिलरली सेकेंड वेव में हम मिडिल एज 30 to 40 इयर्स वालों को भी अफेक्ट हुए देखा है, मगर थर्ड वेव में एक्सपेक्टेड है कि बच्चों को ज़्यादा सिम्टम हो और सीवियर सिम्टम हो, जिसके लिए हमें रेडी होने की ज़रूरत है। इसीलिए सबको सतर्क भी रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में बच्चों पर खतरे की बात अगर कही जा रही है तो ये बात निराधार नहीं है, क्योंकि पहले से ही कई देश इस बड़ी चुनौती से लड़ रहे हैं। ब्राजील में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक 5 साल से कम उम्र के 2200 बच्चों की जान जा चुकी है। ब्राजील के नए कोरोना वेरिएंट P1 से गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ गई है।
ये दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा खतरा है और बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई गई है और जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उन पर यह खतरा बना ही रहेगा। आज तक ब्यूरो। सिंगापुर में कोरोना के जिस कोरोना वेरिएंट को लेकर बच्चों की सुरक्षा पर रेड अलर्ट हुआ है वो B1617 वेरिएंट की एक सब कैटेगरी है। B1617 वेरिएंट सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में मिला था। 12 मई को WHO ने कहा था कि ये 44 देशों में मिल चुका है। B1617 वेरिएंट की 3 सब कैटेगरीज हैं, B1617-1, B1617-2 और B1617-3। सिंगापुर के हाल के कोरोना मामलों में B1617-2 के मामले हैं। अमेरिका में 15 मई तक B1617-1 के 192 केस मिले, जबकि B1617-2 के 494 केस सामने आए। इसके अलावा ब्रिटेन में लगातार दूसरे हफ्ते B1617-2 के केस दोगुने से ज्यादा आए। हाल में नेपाल में B1617-2 के केस 97% पॉजिटिव सैंपल्स में मिले, जबकि B1617-1 केस बाकी 3% पॉजिटिव सैंपल्स में मिले। 11 मई तक 34 देशों में B1617-1 के केस मिले, जबकि 31 देशों में B1617-2 के केस मिले। वहीं 4 देशों में B1617-3 के केस मिले। इस तथ्य से आप ये तो जान गए होंगे कि म्यूटेंट वायरस को किसी एक देश या भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ने की जो नीति है वो सही नहीं है। सच तो ये है कि कोरोना एक मानव शरीर से दूसरे मानव शरीर में जाने पर ही अपना थोड़ा सा रूप बदल लेता है। इस तरह छोटे छोटे बदलावों के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब वायरस का नया स्ट्रेन सामने आ जाता है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद गांव में कोरोना से हो रही मौतों पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। असंख्य अनाम लोगों की लाशें और अस्थियां इस समय आंकड़ों के सामने मौजूद हैं और सवाल पूछ रही हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले कई दिनों से रोजाना 4000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन 18 मई यानी मंगलवार को भारत में एक दिन में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई थी। मंगलवार को भारत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगलवार को देश में इस महामारी से 4,529 लोगों ने जान गंवा दी। इससे पहले दुनिया में कोरोना से एक दिन में सबसे अधिक 4,468 मरीजों की मौत अमेरिका में 12 जनवरी को हुई थी। इस तरह भारत में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 2,83,000 से ज्यादा हो चुका है। दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। इन दिनों दुनिया के 40% दैनिक कोरोना केस भारत में दर्ज किए जा रहे हैं, यानी दुनिया में कोरोना से पीड़ित होने वाले 10 में 4 लोग भारतीय हैं, जबकि दुनिया में कोरोना से हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। 11 मई से 18 मई तक के आंकड़ों से ये बात साबित होती है, जिसे एक ग्राफ के जरिए समझिए। 11 मई को दुनिया में कोरोना से 13,410 लोगों ने जान गंवाई, जिसमें 4,198 मौतें भारत में हुई। 12 मई को मौतों का वैश्विक आंकड़ा 13,878 था, जिनमें से 4,128 मौत अकेले भारत में दर्ज हुई। 16 मई को दुनिया में 10,000 से कम मौतें हुई, लेकिन भारत में करीब 4,100 लोगों ने जान गंवाई, यानी 40% मौतें अकेले भारत में हुई। यही ट्रेंड 17 मई को भी जारी रहा, जब दुनिया में 19,766 और भारत में 4,333 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। 18 मई को दुनिया में 13,833 मौतों में से 4,529 मौतें भारत में हुई। कोरोना से सबसे अधिक मौतें इस समय भारत में ही हो रही हैं। इस मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर ब्राजील और अमेरिका है, जहां भारत के मुकाबले कई गुना कम मौतें दर्ज हो रही हैं। भारत में 18 मई को कोरोना से 4,329 मौतें हुई, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राजील में 1,036 मौतें दर्ज की गई, यानी भारत से 4 गुना कम। और अमेरिका में 18 मई को 302 मौतें हुई, यानी भारत से 15 गुना तक कम। और ये स्थिति तब है जब भारत में कोरोना के केस रोजाना कम हो रहे हैं। हालांकि जानकार ये बताते हैं कि कोरोना के केस इस समय भले ही आपको कम होते हुए दिखेंगे, लेकिन मौतों का आंकड़ा मुमकिन है और आशंका है कि थोड़ा अभी बढ़े, क्योंकि जो पुराने केस हैं और क्रिटिकल केस हैं वो बढ़ रहे हैं। साथ ही आशंका भी हो रही है कहीं सरकारें अलग अलग राज्यों की इन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही। लेकिन इन सारी चीजों के बीच
कोरोना से हुई मौतों के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसे लेकर कई भ्रांतियां लोगों के मन में घर कर जाती हैं और यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि अंतिम संस्कार तो हो जाता है लेकिन उसके बाद अस्थियां तक लेने के लिए घर वाले कई मामलों में सामने नहीं आते। पर ऐसे भी लोग हैं जो इस समय में भी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सबको सम्मान मिले। इस बार तो ऐसी दर्दनाक स्थिति थी कि लोग अपनों को छोड़ छोड़ के जा रहे थे। लगभग 100 बॉडी में से लगभग 10 से 12-15 बॉडी वाले ऐसे होते हैं जो अस्थि लेने आते ही नहीं है। डर के मारे गए तो कोई आते नहीं जल्दी, जिसे डर नहीं हुआ के ले जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं डर के कारण भी हो सकता है। कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, जिंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा। हमारा प्रयत्न ये रहता है कि जहाँ से भी हमें अस्थियाँ मिलती हैं हम वहाँ से लाते हैं, अपना परिवार समझ के लाते हैं और उनको मान सम्मान के साथ उनको विसर्जन हरिद्वार गंगा जी में विसर्जन करते हैं। जीवन के लिए इलाज का इंतजार, मृत्यु हो जाए तो संस्कार का इंतजार, संस्कार हो जाए तो अस्थियों का इंतजार। अब मैंने देखा कि मानवता बिल्कुल संवेदन शून्य हो गई है। लोग जिनके माता पिता ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया, जिनको इतना बड़ा कर दिया, आज जब उनका क्रिमेशन का समय आया तो उनको छोड़ के चल रहे हैं कि इनके धुएं से हमें एलर्जी हो जाएगी, हमारे को इससे हो जाएगी। और यहाँ तक कि मैंने देखा आलम ये था यहाँ पर कि वेटिंग चल रही थी, तो वेटिंग में भी लोग फ़ोन कर करके कहते थे कि हमारे पिताजी का जल्दी करा दो, हमारी माताजी का जल्दी करा दो। अरे भाई, जीवन उन्होंने दिया, पूरा जीवन काट दिया, आपको काहे की जल्दी है? थोड़ा समय उनके साथ भी बिता लो। इन बोरियों में अस्थियां हैं, वो अस्थियां जो परिजन लेकर नहीं गए। वजह पता नहीं, शायद गरीबी, शायद लाचारी, शायद संक्रमण का डर, लेकिन एक एक बोरी में कम से कम 40 अस्थियां हैं। और अब तक विजय शर्मा और उनकी टीम ने दिल्ली भर के अलग अलग शमशान घाटों से 150 ऐसी बोरियां इकट्ठी कर ली। ये अस्थियां यहां पर अगर है आज तो इस वजह से कि ये पूरी टीम उसे घूम घूम कर अलग अलग इलाकों से अपनों का सम्मान देकर उसे वहां से चुनती है। अलग अलग चिताओं में अंतिम संस्कार जब हो जाता है तो वहां से चुन चुन कर अलग अलग बोरों में, यानी सबका सब एक व्यक्ति है, सब एक याद है, सब एक शख्सियत है और आप लोग उस सम्मान से लेकर उसे यहाँ पर आए हैं। क्या आप की सोच रही है इसके पीछे? देखिए, ये एक मानवता के लिए है कि जब हम ये देखते हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, और इस बार तो ऐसी दर्दनाक स्थिति थी कि लोग अपनों को छोड़ छोड़ के जा रहे थे। घर से जब कोई व्यक्ति कोरोना का जाता था तो हमें उसकी दर्द पीड़ा का पता है। वो कह के जाता था कि अगर मैं नहीं रहा तो वहीं सिर्फ अंतिम मिलन मैं घर से करके जा रहा हूँ। हम जब टीवी वगैरह पे देखते थे, आपके माध्यम से जब हम देखते थे, तो हमें बड़ा दर्द होता था कि इनकी अस्थियाँ कैसे जाएंगी, इनको मोक्ष कैसे मिलेगा। हमें रात भर नींद नहीं आई। हमने अपनी टीम को कहा कि हमें ये काम करना है, और हमारी टीम के ये बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश की कि हम इस काम को करेंगे। और हमने उसी दिन से प्रण ले लिया कि जब तक अब इस महामारी का अंत नहीं होता और किसी की भी अगर ये हो जाता तो उसके मन में ये दर्द पीड़ा ना रहे कि मेरे परिवार को मोक्ष कैसे मिलेगा। हम लोग उसके पिता बन के, उसके भाई बन के, उसके बेटे बन के हम उनको मोक्ष कराएंगे, ऐसा हमने नियम लिया है। ये बहुत दर्दनाक है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके परिवार में शायद कोई अंतिम संस्कार के लिए न रह गया हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो छूने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं संक्रमण न लग जाए, जबकि ये सच नहीं है। आप लोगों के मन में कभी ये संशय आता है? नहीं, ऐसा तो नहीं आया अभी तक। नहीं। अपने हाथों से जब चुनते हैं वो अस्थियाँ तो मन में क्या रहता है, क्या ख्याल? मन में बस यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग रह गए हैं, जो हमारे पितृदेव हम मानते हैं इनको, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके हम इनकी मुक्ति के लिए हमें ले जाएं। और
कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम अस्थियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं तो एक अपनापन सा लगता है कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए हम लोग आ रहे हैं और उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, सारी अस्थियाँ इकट्ठी करते हैं, तो उस टाइम पे मतलब एक मन में एक अपनापन से एक अपने परिवार जैसी फीलिंग होती है हमारे लिए भी। इस बार श्वेता जी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार तो संख्या इतनी मुझे लग रही है कि जितना हम लोग करते थे हमारी औसत लगभग 6 से 7 हज़ार आती थी। अभी हमारे पास 135 बैग्स में अस्थियां भर के आ गए और एक बैग के अंदर करीब आप समझिए 40 से 45 लोगों की है। अब उस हिसाब से हम औसत लगाएं तो उस हिसाब से देख लीजिए आप कितना आ गया है। और अभी हमारे पास 4 महीने और हैं और अभी कोरोना का ये दर्द चल रहा है। साल में एक समय आप जाकर पितृपक्ष के अंदर हम ले जाते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में गरुड़ पुराण में जो ये है वो है कि 16 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं उसमें सब लोग अपने अपनों को से मिलने गंगा के तट पे आते हैं। तो हम इसी विधान को मानते हुए कि आप कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में हो। जी, हजारों की संख्या में और अभी 4 महीने और हैं। कोरोना का संक्रमण भयानक है, लेकिन क्या ये इतना भयानक है कि मृत्यु के बाद भी संक्रमण का खतरा रहता है? मृत्यु के बाद तो छोड़िए, क्या अंतिम संस्कार के साथ खतरा रहता है? ये कहते हैं कि वायरस में अपनी जान नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जान। वायरस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेल, 100%। मतलब जब तक जीवित शरीर है तब तक वायरस भी जीवित है, उसमें रहेगा। जैसे ही वो सेल मरेगा तो खत्म हो जाएगा। वी कैन नॉट किया, अगर रखना उसको थी तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड के डीप फ्रीज में रखना पड़ा। यू कैन वेल इमेजिन। तो सर फिर कोविड प्रोटोकॉल में क्यों बॉडीज को इतने घंटों बाद सौंपा जाता है और इतना ध्यान? शायद इसकी पुट्रीफैक्शन शुरू हो जाए। मे बी दैट मे बी रीजन। किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की अगर मृत्यु होती है तो पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद लीक प्रूफ प्लास्टिक बॉडी बैग में ही शरीर को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा जाता है। हरेंद्र और पप्पू 1 साल से कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इन्हें भी यह डर समझ नहीं आ रहा। पिछले साल जब दिल्ली ने कोरोना की पहली मृत्यु देखी थी तो उनका अंतिम संस्कार इन्हीं हाथों ने किया था। हरेंद्र जी हैं और पप्पू जी हैं। 1 साल हो गए। इस साल आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि एक के बाद एक रुक ही नहीं रहा है काम। ऐसा ना मैम, अगर ये इस टाइम इतनी सुविधा है कि हर आदमी परेशान है। किसी के घर में 2-2, 3-3 मौतें हो रही है, वो आदमी परेशान है। हमको ही मालूम है, मगर हम क्या करें? हम अपनी छुट्टी नहीं कर सकते। अगर हम छुट्टी करेंगे तो जो पब्लिक परेशान हो रही है वो कहाँ जाएगी? हरिंदर जी, आप लोग 1 साल से सुरक्षित हैं, स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, न कोई बीमारी है। हम लोग सेवा करने का मौका मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने को तो मृत्यु के बाद क्या बचा, लेकिन मृत्यु के बाद का सम्मान जरूरी है। शायद इसीलिए बिना किसी रिश्ते के ये टोली रिश्तों का सम्मान बचाने में जुटी है। हमने जैसे यहाँ कर दिया, अब कल हम लोगों के पास जो मिशन है वो है सरायकाला पंजाबी। कोई भी व्यक्ति जब ये धरती छोड़कर जाता है तो उन रिश्तों को भी छोड़कर जाता है, लेकिन एक डोर होती है जिससे वो रिश्ते हमेशा बंधे रहते हैं। आज दर्द होता है देखकर कि एक एक इस बोरी में 40 से 45 लोगों की अस्थियां हैं। न जाने कैसे रिश्ते होंगे, कैसे संबंध रहे होंगे, कैसा जीवन रहा होगा, लेकिन मृत्यु के बाद सम्मान देने का ये एक छोटा सा प्रयास इस टीम का है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। इसी तरह से छोटे छोटे तौर पर अपने लेवल पर जो जितना कर सकता है, हाथ अगर बढ़ाता है तो वही बताता है कि हम हिंदुस्तान क्यों कहलाते हैं। पूरे देश की तरह इस वक्त भारतीय सेना भी कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। कोरोना को हराने के लिए देश में 40 जगहों पर सेना स्थानीय प्रशासन की मदद कर रही है। साथ ही सैनिकों को कोरोना से बचाने के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सेना के 90% जवानों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सेना के कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज तक से खास बातचीत की है। इसे आप सेना प्रमुख का कोविड केयर इंटरव्यू भी कह सकते हैं। देश भर में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सेना युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब हैं। जनरल साहब, सेना इस वक्त दोहरी चुनौती से निपट रही है, सरहद पर दुश्मन के खिलाफ और देश के अंदर कोरोना महामारी के खिलाफ। किस तरह से भूमिका इस वक्त सेना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निभा रही है? जो हमारी आर्मी की जो तजवीज़ है वो 2 पहलुओं पर आधारित है। एक है फोर्स प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचत सुरक्षित रखना, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन।
जो हमारी काबिलियत है उसमें बढ़ोतरी लाना। जहाँ तक फोर्स प्रिजर्वेशन का सवाल है, जैसे कि हमने पिछले साल किया था, उसी तरह हमने इस साल भी वही आदेश जारी किए, जिससे कि जो कोर्सेज है वो बंद किए, जो लोग छुट्टी जा रहे हैं वो छुट्टी या तो वो अपने गांव में ही रहे या छुट्टी पर हमने थोड़ी सी रोक लगा दी। जो हर वक्त समर के दौरान अप्रैल मई के महीनों में एक्सरसाइजेज होते हैं जिनमें काफ़ी तादाद में ट्रूप्स बाहर निकलते हैं, उस पर भी हमने रोक लगा दी है। तो इस किस्म से के कदम उठाने से जो हमारे केसेस हैं वो काफ़ी कम हैं और इसलिए हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन का सवाल है, इस सर्च को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमने भी काफ़ी जोर लगाया और सभी लोगों को बताया था कि वो अपने अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। और ऐसे करने से पिछले एक महीने के अंदर अंदर मिडिल ऑफ अप्रैल 15 अप्रैल से लेकर अगर आप आज तक देखते हैं 16, 17, 18 मई तक इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि हमारे O2 बेड थे, ऑक्सीजन एनेबल्ड बेड, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी, वो तकरीबन हमारे पूरे सारे MHS को मिला के तकरीबन 1800 थे। वो एक महीने के अंदर ये बढ़कर अभी 4800 हो गए, मतलब 2.5 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसी तरीके से हमारे जो ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट थे वो कुछ 20-22 थे, वो अभी 40 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो वो भी एक काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स थे वो चंद एक हॉस्पिटल्स में ही थे, क्योंकि हम भी जो है सिविल पर ही डिपेंड कर रहे थे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए, तो वो भी अभी बढ़कर तकरीबन 90 से ज़्यादा हो गए हैं। तो तकरीबन जितने भी हमारे हॉस्पिटल है वो ऑक्सीजन जनरेशन में भी सेल्फ सफिशिएंट हो गए। उसी तरह जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो भी अभी 3000 से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बढ़ोतरी की है, चाहे किसी कोविड के वजह से हो या किसी और वजह से हो, वो काफ़ी अभी बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हम कोई भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटी भी होती है, चाहे साइक्लोन हो, चाहे अर्थक्वेक हो, तो जो हमने एक्स्ट्रा भी फैसिलिटीज़ क्रिएट किए हैं वो उससे भी निपटने में काफ़ी होंगे। थैंक यू। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने साफ किया है कि कोविड महामारी के बीच जो सेना की तैयारियां हैं, चाहे कोविड के खिलाफ लड़ाई हो या सरहद पर, दोनों ही मोर्चों पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।